नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर यूपीएससी चैनल में। पाथफाइंडर पर आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में। दिशा रवि अरेस्ट केस पिछले कई दिनों से न्यूज़ में है, चर्चा में है। तो दिशा रवि इज अ 22-year-old गर्ल, एक 22 साल की लड़की है जिसको अरेस्ट किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और ये अरेस्ट किस लिए किया गया है? जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें एक टूल किट, ऐसा कह रही है पुलिस के, दिशा रवि ने शेयर किया, उसको एडिट किया एंड शी वाज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग टीम जो इस प्रोटेस्ट के पीछे थी। तो इनके लिंक कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी बताए जा रहे हैं, जैसे कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। तो इस मामले में सबसे बड़ा सवाल एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए क्या है कि देश में राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो किस तरह से गारंटीड है और उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्योंकि दिशा रवि ने एग्जैक्टली किया क्या है, एक टूल किट शेयर किया है। टूल किट का क्या मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें यह बताया गया है कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन टूल। तो टूल किट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन टूल किट किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने कभी कॉलेज में कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है या फिर आपने कोई भी काम ऐसा किया है जहां पर बहुत लोगों को इन्वॉल्व करना होता है, तो इस तरह के टूल किट्स काफ़ी कॉमन होते हैं, बनाए जाते हैं, जिसमें लोगों को डायरेक्शंस दिए जाते हैं, दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है। लेकिन जब ये काम देश को तोड़ने के लिए या अन्य किसी काम से किए जाते हैं तो उस पर हमारे संविधान ने कुछ लिमिट्स लगा रखी हैं। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑन द राइट टू प्रोटेस्ट। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि वो क्या लिमिट्स हैं एग्जैक्टली, वो मैं आपको बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जजमेंट्स हैं जो इस बारे में आए हैं पिछले 40-50 सालों में, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो दिशा रवि जो है, अब मैं इनके बारे में डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, ये कौन है, क्या करते हैं। बहुत न्यूज़ आर्टिकल्स इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं, आई एम श्योर आपने थोड़ा बहुत जाना ही होगा। ब्रीफली बता देता हूँ। शी इज अ 22-year-old एक्टिविस्ट एंड शी वॉज अरेस्टेड ऑन 14 फरवरी। और इन पे आरोप क्या था? सबसे बड़ा आरोप यह था कि ग्रेटा थनबर्ग ने जो ट्वीट किया था फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, वो जो टूल किट वहां पर ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया था उसको दिशा रवि ने एडिट किया है, ये आरोप लगाया गया है पुलिस के द्वारा। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इन लेक्चर्स के पीपीटीज को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके अलावा आप पाथफाइंडर का एक नया टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है, उसको आप जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उसको। और उसका हैंडल है पाथफाइंडर _UPSC। तो ये टेलीग्राम पे पाथफाइंडर _UPSC नाम से आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहां पर आपको मेरे लेक्चर्स के, इन लेक्चर्स के, पाथफाइंडर पर जो लेक्चर्स आ रहे हैं इनके आपको पीपीटीज डाउनलोड करने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर _UPSC। पाथफाइंडर इज पार्ट ऑफ द अनअकैडमी ग्रुप एंड अनअकैडमी प्लेटफॉर्म भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस प्लेटफॉर्म पर आपको कई फ्री क्लासेस मिलती हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डेली लाइव क्लासेस दैट आर फ्री फॉर एवरीवन। यू डू नॉट हैव टू पे इवन अ सिंगल रुपी, एक रुपया भी आपको नहीं देना है, और आप स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। वहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको डेली पढ़ाते हैं और कंप्लीट कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं फॉर फ्री। लेकिन अगर आप कोर्स परचेज करते हैं, अगर आप सब्सक्राइबर बनते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, तो आपको क्या मिलता है? स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट और क्विज की फैसिलिटी मिलती है, और अनलिमिटेड एक्सेस है। आप जो चाहें, जिस चाहे टीचर को, एजुकेटर को वहां पर फॉलो कर सकते हैं, उनकी क्लासेस आप देख सकते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली 2 तरह के कोर्सेज हैं अनअकैडमी पे। पहला है प्लस कोर्स। तो प्लस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे सारी क्लासेस, और इनका जो कॉस्ट है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेस करते हैं तो ये है 50,000 रुपीज, 49,500। लेकिन आपको ये कॉस्ट पे नहीं करनी है, आपको इस पर 10% सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हैं महिपाल। ऑलराइट, और अगर आप 2 साल के लिए कोर्स परचेस करते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो काफी लंबा चलता है, 1.5 से 2 साल इसका पूरा प्रोसेस है, तो 2 साल का अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो यहाँ पर 72,000 रुपीज इसका कॉस्ट है। अगेन इस पर सीधा 10% डिस्काउंट है, प्राइस रह जाएगा 64,800। आपको कोड यूज करना है यहाँ पर महिपाल, जो मेरा नाम है। दूसरा यहाँ पर क्या है? आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक में एक एडिशनल फीचर है, और वो ये कि आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेगा। पर्सनल मेंटोर एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने खुद मेंस दिया है, मेंस क्लियर किया है, और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से मेंस में आंसर राइटिंग लिखनी है, आपको क्या किस तरह से पढ़ना है। अगर आपको कोई इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड कोई डाउट है तो उसको यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा उस मेंटोर के द्वारा। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो उस एग्जाम प्रोसेस को अच्छे से समझता है और आपको पर्सनली गाइड कर सकता है। तो क्लासेस के अलावा, टीचर्स के अलावा अगर आपको एक मेंटोर की भी आवश्यकता है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। अगेन आइकॉनिक कोर्स जो है फॉर 1 ईयर 74,000। ये प्राइस पे मत करना, 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू यूज द कोड महिपाल। इट इज अवेलेबल फॉर 67,000 रुपीज, एंड अगेन विच इज मच चीपर देन व्हाट ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया ऑफर। तो ऑफलाइन कोचिंग से काफी बेहतर सुविधाएं आपको ऑनलाइन कोचिंग में
मिलती है। उसके अलावा यूपीएससी के लिए ऑप्शनल के जो कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल हैं। ऑप्शनल बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल हैं और यहाँ पर भी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 27,000 रुपीज़, लेकिन आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद ये प्राइसेस रह जाएगा, प्राइस जो है इट इज़ 24,000 रुपीज़। तो इस प्राइस पर आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं और अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करेंगे तो आफ्टर डिस्काउंट आपको ये 36,000 रुपये का पड़ेगा। अनअकैडमी पर एक और कॉम्बो पैकेज भी है। कॉम्बो पैकेज इन द सेंस कि अगर आप पूरा ही कोर्स सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली अलग अलग मत खरीदो, इनको एक साथ खरीद लो। एक साथ परचेस करोगे तो आपको इस पर काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा। जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम है इफ़ यू बाय देम सेपरेटली, ये फ़र्क है। तो इस कॉम्बो के जो आपको प्राइसेस है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अगेन इस पर आपको कोड यूज़ करना है तो ये प्राइस नहीं रहेगा, इसमें सीधा 10% का डिस्काउंट है। तो आपको ये 2 साल का जो पूरा सब्सक्रिप्शन पैकेज है, नॉट फॉर 1,31,000 बट इसमें 13,000 रुपीज़ माइनस कर दो, या आपको पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 1,16,000 रुपीज़ के आसपास। अनअकैडमी 2 दिन का एक समिट लेकर आ रहा है, अनअकैडमी समिट 2.0 विच इज़ फ्रॉम 20 to 21 फरवरी। इसमें आपको देश के कई नामी गिरामी लोग, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स, इन सबसे आप रूबरू हो सकते हैं। ये फ्री है, इसमें कोई आपको यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ अनलॉक कोड यूज़ करना है, कोई पेमेंट नहीं करना है। अनलॉक कोड आप यूज़ कर सकते हो महिपाल, और कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हो अनअकैडमी का तो उसमें आप कोड यूज़ कीजिए, आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये डिस्काउंट आपको प्राइसेस उधर दिख रहे हैं ग्रीन में, ये डिस्काउंटेड कोर्सेज के प्राइसेस हैं और ये जो पहले प्राइस हैं। कोड इज महिपाल, रिमेंबर दैट। ओके, सो दीज आर द स्पीकर्स फॉर अनअकैडमी समिट 2.0। अब एक सवाल है आप लोगों के लिए, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन इज गारंटीड अंडर विच फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन करने का अधिकार हमको यानी नागरिकों को किस आर्टिकल के तहत मिलता है? आर्टिकल 19, 20, 21, 22। आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में और मैं इसका आंसर आपको दूंगा लेक्चर के अंत में। अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, सिविल सर्विसेज के लिए पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आपको इसका आंसर काफ़ी आसानी से आता होगा। तो देखो, अब दिशा रवि की एज देखो, कहीं 21 है, कहीं 22 है, मुझे नहीं पता हाउ ओल्ड इज शी। तो मैंने एक जगह 22 लिखा था स्टार्टिंग में, यहाँ पे 21 है। तो 21 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवीज अरेस्ट बाय दिल्ली पुलिस हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म ऑन सोशल मीडिया। तो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ये अरेस्ट किया गया है, स्पेशली जिस तरह से उन्हें ट्रांसफर किया गया था बेंगलोर से दिल्ली लाया गया, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के द्वारा, और जो देश में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा भी। वो सब इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट, ये जो अरेस्ट है, ये गलत तरीके से हुआ है। और ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस भी कह रहे हैं कि ये जो अरेस्ट है, व्हाट दिस इज डूइंग इज सफोकेटिंग द राइट टू प्रोटेस्ट एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट। क्योंकि यहाँ पर कोई क्राइम हुआ नहीं है, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई काम कर रहा है, तो उसको आप पहले ही कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, इस बात का क्रिटिसिज्म यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि ये जो टूल किट है, ये कोई सिंपल टूल किट नहीं है, इसमें कई प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि पीजेएफ, दैट इज पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, ये कोई कविता वगैरह नहीं लिखते हैं। पोएटिक जस्टिस वो इंग्लिश वाला प्रोवर्ब है, पोएटिक जस्टिस, इसीलिए उसका नाम है पीजेएफ। तो ये उनसे जुड़ा हुआ है ये टूल किट, दैट इज वाई दिशा रवि इज बीन अरेस्टेड, ऐसा पुलिस कह रही है। ओके, तो अथॉरिटीज का कहना है कि बेसिकली प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स जो हैं वो इस फार्मर प्रोटेस्ट का फायदा उठा रहे हैं भारत के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियां करने के लिए, और उसका हिस्सा ये टूल किट था। ठीक है, तो ये जो टूल किट केस में अरेस्ट हुआ है दिशा रवि का, उसको लेकर दिल्ली का जो महिला आयोग है वो भी थोड़ा एक्टिव हो गया है। महिला आयोग ने नोटिस भेजा है दिल्ली पुलिस को, ये पूछा है कि आप रीजंस बताइए कि दिशा रवि को लॉयर क्यों नहीं दिया गया। दिशा रवि को इनिशियली लॉयर नहीं दिया गया था, अलाउ नहीं किया गया था। एज ऑफ येस्टरडे अलाउ कर दिया है, लेकिन शुरुआत में जब अरेस्ट हुआ था उस समय नहीं किया गया था, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। अब जैसे ही अरेस्ट हुआ है तो देश के कई माँ बाप अब चिंतित हैं कि हमारे बच्चे जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, कोई संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या उनको खतरा है, क्या उनको भी पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी? तो ये एक जेन्युइन वरी है, और कई माँ बाप अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें पोस्ट मत करो, और ये आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो इससे क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि एक तरह का भय का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, यू बी द जज ऑफ दैट। अब मैं बात करता हूँ राइट टू प्रोटेस्ट की। तो देखो, भारत एक डेमोक्रेसी है, और एक डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमें मिलता है, हमें यानी कि नागरिकों को। और भारत में कई सालों से प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं। जेपी आंदोलन वाला प्रोटेस्ट था 1980 के दशक में, किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जितना अभी चल रहा है उतना ही बड़ा आंदोलन उस समय भी हुआ था। और कई आपने आंदोलन देखे होंगे, अन्ना हजारे का 2011 वाला जो आंदोलन था, उसके बाद 2017 में ये जहाँ से फोटो, तमिलनाडु के जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली में कई तरह के अलग अलग प्रदर्शन किए थे। दे यूज सम टैक्टिक्स ऑल्सो टू ब्रिंग अटेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इस तरह के कई प्रोटेस्ट भारत में होते रहते हैं, और भारत प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता है। उसकी निशानी देखो आप
कि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में जब तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया। क्या स्टेटमेंट था? द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एथोस। यानी कि भारत दुनिया को यह बता रहा है कि दूसरे देशों में राइट टू प्रोटेस्ट करना बिल्कुल डेमोक्रेसी का पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक एथोस। लेकिन हम अपने ही देश में इन डेमोक्रेटिक एथोस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा सिविल सोसाइटी वाले लोग कह रहे हैं। अब हमारा जो संविधान है वो हमें गारंटी करता है कुछ राइट्स को। वो कौन सी राइट्स हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, असेंबली नहीं होना चाहिए, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स एंड फ्रॉम एसोसिएशंस एंड यूनियंस। तो बेसिकली आपको भारत में ये आज़ादी है कि आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आपको ये फ्रीडम है कि आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, असेंबली। लेकिन हाँ, हथियार नहीं होने चाहिए, हथियारबंद लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ये ज़रूर इसमें लिखा हुआ है। और एसोसिएशन बनाने का, कोई भी आप एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोई यूनियन बना सकते हैं। तो जैसे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, बनाइए आप पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, लेकिन हथियारबंद नहीं होना चाहिए। बस ये हमारा संविधान कहता है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे संविधान के निर्माताओं के लिए। क्यों? क्योंकि हम कई दशकों की गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे, इनफैक्ट सदियों की एक गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे। और उस आज़ादी को बचाए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि ये फ्रीडम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस फ्रीडम पर, इस आज़ादी पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि उस पर कुछ रोक है, कुछ रोक टोक है। वो क्या रोक टोक है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो देखो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कुछ रोक लगा सकता है अगर उन्हें लगता है कि इनमें से कोई भी बातें हो रही है। तो पहली बात है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ बात है, यानी देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो फिर वो रोक सकती है सरकार उनको। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, देश की सुरक्षा को खतरा है। मान लो आप अपने फेसबुक लाइव में आर्मी के ट्रक्स को, मूवमेंट को दिखा रहे हो, वो नहीं चलेगा, वो देश की सुरक्षा को खतरा है। चाहे आप नोइंगली कर रहे हो, अननोइंगली कर रहे हो, वो देश की सुरक्षा को खतरा है। सरकार आपका फोन भी जब्त करेगी, आपको भी जेल में डालेगी। तीसरा, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। तो जैसे कि अभी इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमारे रिलेशंस मोस्टली पीसफुल रहे हैं भारत श्रीलंका के, कभी कोई लड़ाई वड़ाई जैसी स्थिति नहीं आई है। अब लेकिन कुछ पोर्ट पे डिस्प्यूट चल रहा है रिसेंटली, उसके कारण कोई बहुत बड़ा व्यक्ति रोज बैठकर श्रीलंका को बुरा भला कहना शुरू कर दे, जिसके कारण हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो वो उस कैटेगरी में आएगा। तो सरकार उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकेगी और उस व्यक्ति को बोलेगी कि तुम इस तरह की बातें मत करो। पब्लिक ऑर्डर, यानी कि जो शांत व्यवस्था बनी रहती है जनता के बीच में, उसको कोई नुकसान हो सकता है, उसको कोई खराब कर सकता है, माहौल खराब कर सकता है, तो वो भी रोका जा सकता है। डिसेंसी और मोरालिटी, अब भारत के अंदर आप नंगे होकर प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे समाज के एथोस के खिलाफ है। ठीक है, भारत का समाज ये सब परमिट नहीं करता, तो ये डिसेंसी मोरालिटी के खिलाफ आप बातें नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत ने कोई बात कह दी और आप उसके ही खिलाफ जाकर बातें कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अलाउड। डेफेमेशन, कि आप किसी व्यक्ति को बुरा भला कह रहे हो, जानबूझ के उसकी इमेज खराब कर रहे हो। और फाइनली इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी और को आप क्राइम करने के लिए भड़का नहीं सकते। अगर आप क्राइम करने के लिए भड़का रहे हो तो वो भी इस फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के रिस्ट्रिक्शंस में आता है। ऑलराइट, तो अब एक एक करके हम अलग अलग राइट्स की बात करते हैं। तो वो तो मैंने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बताया था। अब दूसरी राइट क्या है, असेंबली की, कि क्या आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हो। ये किसान आंदोलन से भी थोड़ा सा रिलेटेड है, क्योंकि किसान क्या कर रहे हैं, इकट्ठा होकर बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डर के पास में। उन्होंने परमिशन दिल्ली सिटी की मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया, तो इसीलिए वो बॉर्डर पर बैठे हैं। तो सरकार, यानी कि आई एम सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ असेंबली को दो बेसिस पर रोक सकती है। पहला बेसिस है कि देश की एकता और अखंडता को वो नुकसान पहुंचाए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ हो, और दूसरा पब्लिक ऑर्डर को वो खराब कर रहा हो। अब पब्लिक ऑर्डर में सब कुछ आ सकता है कि आप दंगा फसाद कर रहे हो, पब्लिक ऑर्डर को खराब करने के लिए रास्ता रोक रहे हो, बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न। ये पॉइंट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कुछ सीआरपीसी के कोड्स पर। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसमें होती है एक धारा 144, जिसका नाम आप सब ने सुना होगा कि 144 लगाया गया है राज्य में या शहर में। तो ये जो सेक्शन 144 होता है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अधीन मैजिस्ट्रेट को, यानी कि जो आप बनने जा रहे हैं, जो बेसिकली आप बनना चाहते हैं आईएएस, तो आपको ये पावर मिल जाएगी कि आप जिस शहर में चाहें, जहां पर भी आप मैजिस्ट्रेट हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप मैजिस्ट्रेट हैं, आप वहां पर 144 लगा सकते हैं। और क्या क्या रोक सकते हैं कि राइट ऑफ असेंबली, मीटिंग और प्रोसेशन
इनको रोका जा सकता है। यानी कि कोई रैली निकालना चाहता है, कोई बहुत भीड़ इकट्ठा करना चाहता है, उसको आप रोक सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, शहर के सारी गलियां, रोड सब जाम हो जाएगा। अनोयंस और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी, लोगों की जान को खतरा है, वहां पर कोई अजीब अजीब से करतब करने वाला है जिससे कि ह्यूमन लाइफ को नुकसान हो सकता है। तीसरा, डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब होता है? ट्रैंक्विलिटी वो चीज है जिसको ढूंढने के लिए आप शांत वातावरण में, जंगल में, समुद्र किनारे जाते हो। तो वैसा शांत वातावरण अगर शहर का या जिले का खराब हो रहा है तो उसके लिए भी इस असेंबली को रोका जा सकता है। अगर कोई दंगा भड़का रहा है, तो राइट हो रहा है, तो भी असेंबली को रोका जा सकता है तुरंत। और ये एक थोड़ा सा वेग टर्म यूज किया गया है, एनी एफ्रे। अब एफ्रे क्या होता है? एफ्रे का मतलब बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो एफ्रे का मतलब होता है हंगामा, कि बहुत जोर जोर से आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, ये होता है एक एफ्रे। तो ये थोड़ा सा वेग टर्म है यहाँ पर, है ना, कि मान लो कोई सड़क पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है तो उसको भी एफ्रे में काउंट कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पर भी असेंबली को रोका जा सकता है। फिर ये जो सेक्शन 144 है, ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है प्री एम्प्टिव स्टेप्स लेने के लिए। प्री एम्प्टिव का मतलब है कि कुछ हो उससे पहले ही आप कदम ले लो, यानी कि क्राइम हुआ नहीं है, व्यवस्था खराब हुई नहीं है, उससे पहले ही सरकार कोई कदम ले लेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कोई कदम ले लेगा। तो उसमें क्या क्या कदम हो सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लो और उनको दूर किसी जगह पर छोड़ाओ। ये सबसे कॉमन है जो होता है आजकल, कि क्या करते हैं, कोई प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं शहर में तो पुलिस उनको एक साथ बसों में भरती है और फिर कहीं 50 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ देती है। दिल्ली में तो ये बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने अखबार में जरूर देखा होगा, कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता ऐसे बस की खिड़की में से झांकते हैं, चिल्लाते हैं, शाउट करते करते जाते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है। फिर किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करी जा सकती है, या फिर उनके खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है ना, जैसे कि RPF बुलाई जा सकती है, स्पेशल पुलिस की टुकड़ियां बुलाई जा सकती है कि उन लोगों को वहां से हटा दिया जाए फोर्सफुली। ओके, उनके खिलाफ टीयर गैस वगैरह यूज की जा सकती है। तो ये सब किया जा सकता है एज प्री एम्प्टिव मेजर्स। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर कोई आई एम सॉरी, इट कैन बी यूज्ड इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस। अगर आपको लगता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई न्यूसेंस क्रिएट होने वाला है, तो अर्जेंटली भी ये सारे मेजर्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने परमिशन ली और आप बोलें कि मैंने तो परमिशन ले रखी है, अब आप क्यों ये फोर्स यूज कर रहे हो। अगर उनको लगता है कि परमिशन के बावजूद कोई चीज खराब हो सकती है, इनमें से कोई भी घटना हो सकती है, तो फिर ये सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये ब्रिटिश राज के समय में ओरिजिनेट हुआ था और इसीलिए थोड़ा ये ड्रेकोनियन साउंड कर सकता है। अब 144 के अलावा एक 141 सेक्शन भी होता है जो 5 या उससे ज्यादा लोगों की असेंबली को रोकता है। ठीक है, लेकिन कब? कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, कोई कानूनी कार्रवाई को रोक रहे हो, किसी प्रॉपर्टी को फोर्सिबली ऑक्यूपाई करने जा रहे हो आप, है ना, कोई लोग सोच रहे हैं कि आज तो ये ढांचा गिराना है, तो ये उसके अंडर में आ जाएगा। टू कमिट एनी मिस्चिफ ऑफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, है ना, कि कोई गलत काम करना है आपको कानून के खिलाफ। टू फोर्स सम पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट, कि किसी एक व्यक्ति को आप फोर्स करना चाहते हो, भीड़ इकट्ठा करके उसको फोर्सफुली कोई गलत काम करवाना चाहते हो। या फिर टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल्स ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर्स, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी को उसका काम करने से आप रोक रहे हो, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हो, तो भी ये 141 की धारा लगाई जा सकती है। फिर आते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे। एसोसिएशन का मतलब है कि मैं कोई ग्रुप बनाना चाहता हूं, कोई संगठन बनाना चाहता हूं। मान लो मैं बहुत बड़ा पर्यावरण प्रेमी हूं, मुझे लगता है कि मुझे एक क्लाइमेट ग्रुप बनाना है, क्लाइमेट एक्शन ग्रुप बनाना है, तो मैं बना सकता हूं, मेरे घर में, मेरे होम टाउन में, कहीं पर भी बना सकता हूं। ये अधिकार हमें संविधान देता है, राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपका संगठन देश की एकता और अखंडता के खिलाफ काम करता है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ काम करता है, तो फिर वो अलाउड नहीं है। पब्लिक ऑर्डर को अगर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, खराब कर रहे हो, और मोरालिटी, है ना, कि देश के, समाज के जो मॉरल्स हैं उनके खिलाफ आप जा रहे हो, तो ये एसोसिएशन काम नहीं कर सकता। अब ये जो मोरालिटी टर्म है, अगेन इस पर भी बहुत चर्चा हुई है कि क्या मोरालिटी है, क्या मोरालिटी हर दशक में चेंज नहीं हो जाती, क्या 50-70 साल पुरानी मोरालिटी आज के समय में कारगर है, जब संविधान बना था उस समय में और आज में काफी फर्क है। तो ये चर्चाएं अलग है, अभी हम मोरालिटी पे नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि हम रिसेंट जो केस या कॉन्ट्रोवर्सी हुई है वो सारी पब्लिक ऑर्डर और सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी से रिलेटेड है। पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है क्योंकि वो किसानों वाला जो आंदोलन है उसके कारण ट्रैफिक रुका हुआ है, रोड्स ब्लॉक्ड हैं बहुत सारी, और सरकार कह रही है कि ये देश की एकता और अखंडता के भी खिलाफ है, क्योंकि PJF जैसे फाउंडेशन देश को तोड़ना चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं। ओके, अब इस पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स क्या क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1973 में हिम्मत लाल के शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सिटीजंस कैन नॉट स्टेज अ प्रोटेस्ट बाय फॉर्मिंग यूनियंस और एसोसिएशन एट वॉट एवर प्लेस दे प्लीज, यानी कि कोई भी नागरिक जहां चाहे मर्जी हो वहां पर एसोसिएशन बनाकर धरना देने नहीं बैठ सकता, है ना। ऐसा नहीं कि आपकी जहां मर्जी पड़े आप राष्ट्रपति भवन के सामने धरना देना शुरू कर दो 1 महीने, ये अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट कैन नॉट बाय लॉ अब्रिज और टेक अवे द राइट्स ऑफ असेंबली बाय प्रोहिबिटिंग असेंबली ऑन एवरी पब्लिक स्ट्रीट। तो उसी जजमेंट में एक ऑपोजिट बात भी कह दी सुप्रीम कोर्ट ने
कि ऐसा भी नहीं है कि हर जगह ही सरकार ये कहने लगे कि आप यहां प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। यानी ऐसा लॉ नहीं आ सकता कि दिल्ली में कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं होगा। प्रशासन, पुलिस एक पर्टिकुलर जगह बता दे, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में रामलीला मैदान है, ये ट्रेडिशनली वो जगह रही है जहां पर प्रोटेस्ट की परमिशन दी जाती है। तो इस तरह की स्पेसिफिक परमिशन आप दे दो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरे दिल्ली शहर में कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं होगा, ये नहीं किया जा सकता। फिर 1989 में एक और केस था, एस रंगराजन वर्सेस जगजीवन राम केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सप्रेस्ड unless the situation created by allowing the freedom are pressing and the community interest is endangered। यानी कि जो व्यक्ति के बोलने की आज़ादी है, हमें जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच दिया गया है, उसको दबाया नहीं जा सकता जब तक कि कोई ऐसी स्थिति ना हो जिससे समाज को उससे खतरा है। ठीक है, तो मैं अगर कोई बात कह रहा हूं और मेरी बात कहने से समाज को कल कोई खतरा आ रहा है तो फिर सरकार मुझे रोकेगी, वरना मुझे सरकार रोक नहीं सकती। इस डेंजर के बारे में भी क्या कहा गया था कि ये डेंजर डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए उसी बात से, है ना, कि मैंने जो बात कही, अब मान लो अगर आज मैं खालिस्तान की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि खालिस्तान एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूं, मान लो अगर मैं ऐसी बातें करना शुरू करता हूं, लेकिन क्या मेरी बातों से कल खालिस्तान बन रहा है? क्या लोग हथियार उठाकर खालिस्तान बनाना शुरू करेंगे? तो वो डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो होना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन के बिना सरकार ऐसे ही किसी की बातों को रोक नहीं सकती, उस पर रोक नहीं लगा सकती है। द एंटिसिपेटेड डेंजर शुड नॉट बी रिमोट, कंजेंक्चरल और फार फेच्ड। यानी कि जिस डेंजर की बात करी जा रही है, मान लो मेरे खालिस्तान की बातें करने से कल को देश के टुकड़े होते हैं, तो ये कंजेक्चुरल नहीं होना चाहिए, बहुत रिमोट नहीं होना चाहिए कि इसने बोल दिया खालिस्तान के बारे में तो कल देश टूट जाएगा, कल खालिस्तान बन जाएगा, है ना। ये बात थोड़ी सी रिमोट हो गई, बहुत भविष्य की बात है। अगर होता है तो भी, अगर मैं 20 साल उसके लिए काम करता रहूं, कई संगठन कर रहे हैं, आपने सुना ही होगा बहुत सारे ऐसे ये संगठन जैसे पीजेएफ जो है, इस पर भी सरकार यही तो आरोप लगा रही है। तो ये रिमोट, कंजेक्चरल या फार फेच, दूर की बात नहीं होनी चाहिए, दूर की कौड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रीसेंट खतरा हो कि भाई कल परसों एक महीने के अंदर देश को खतरा है इससे, तो फिर ये लगाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बात कही गई थी। ओके, फिर 2011 में रामलीला मैदान इंसिडेंट हुआ था, जहां पर प्रदर्शन चल रहा था ब्लैक मनी के खिलाफ। योग गुरु स्वामी रामदेव जो हैं वो वहां से भागे थे, पुलिस उनको अरेस्ट करने आई थी। तो उस समय भी ये केस में, ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, और उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। यानी कि इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर बाबा रामदेव उस समय बात कर रहे थे काले धन की, तो वो सही कर रहे थे, और उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। 2020 में अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस केस, अमित शाह नहीं है ये, अमित साहनी है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। तो अमित साहनी वाले केस में जो बेसिकली कौन सा केस था, एंटी-सीएए वाला जो प्रोटेस्ट था, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, वो वाला केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इंडेफिनिटली। आप ऐसा नहीं है कि जितना चाहो महीनों तक, सालों तक धरना देते रहो पब्लिक प्लेस पे, वो अलाउड नहीं है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से परमिशन ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यूसली वहां पर एनक्रोचमेंट या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर सकते कि आपके धरने के कारण, आपके प्रदर्शन के कारण लोगों का ट्रैफिक रुक रहा है, महीनों महीनों तक वहां पर ट्रैफिक जाम लग रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की लाइन थी, वो इसमें एक और एडिशन भी था, डेमोक्रेसी एंड डिसेंट गो हैंड इन हैंड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन का अधिकार है, डेफिनेटली है, डेमोक्रेसी एंड डिसेंट गो हैंड इन हैंड। ये डिसेंट नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो डेजिग्नेटेड जगहों पर भी होने चाहिए, ठीक है। देन द डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्रेसिंग डिसेंट हैव टू बी इन डेजिग्नेटेड प्लेसेस अलोन। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो। ये बात इस फैसले में कही गई थी शाहीन बाग वाले केस में, ऑलराइट। और उसमें मेन मुद्दा क्या था कि शाहीन बाग वाला जो वो मेन रोड है वो ब्लॉक कर रहा था, दिल्ली में एक बहुत बड़ा रोड है उसको वो ब्लॉक करता था, ये उसमें मेन मुद्दा था। अब यहां पर क्या है, एक और बात कही गई थी कि देखो, होल्ड ऑन, हाँ, 2021 में हम आते हैं फार्मर्स वाला जो प्रोटेस्ट है। फार्मर प्रोटेस्ट में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, फिर से मैं बता रहा हूं, राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट बी एनी टाइम एंड एवरीवेयर। हर जगह कहीं भी आप किसी भी समय प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, ये बात फिर से दोहराई सुप्रीम कोर्ट ने। देयर कैन नॉट बी अ कंटिन्यूड ऑक्यूपेशन ऑफ एनी पब्लिक प्लेस। लगातार आप 6-6 महीने एक जगह पर नहीं बैठ सकते। राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट कम्स विद एन ऑब्लिगेशन टू हैव सर्टेन ड्यूटीज। आप प्रदर्शन करो, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। कौन सी जिम्मेदारी के बारे में यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो हमारे संविधान की जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनमें से एक ड्यूटी क्या है, सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योरिंग वायलेंस इवन ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, जैसे भी करना चाहो इसको मार्क कर लेना कि हर नागरिक को पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना जरूरी है, कि चाहे कोई प्रोटेस्ट भी हो रहा हो उस दौरान भी आपको बसें नहीं जलानी, आपको
रेल रोको आंदोलन कर सकते हो लेकिन रेल तोड़ो आंदोलन नहीं कर सकते, या रेल जलाओ आंदोलन नहीं कर सकते। इस तरह के काम आपको नहीं करने हैं। तो चाहे आप प्रोटेस्ट कर रहे हो लेकिन आपको जनता की जो पब्लिक संपत्ति है, जनता की संपत्ति है यानी सरकारी संपत्ति है, उसको आपको नुकसान नहीं पहुंचाना और हिंसा नहीं करनी है। यह हमारा कर्तव्य है अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो रिजॉर्टिंग टू वायलेंस ड्यूरिंग पब्लिक प्रोटेस्ट इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी ओर सुप्रीम कोर्ट हिंट कर रहा था। ठीक है, अब 16 फरवरी को क्या हुआ है, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति पर सिडिशन का कानून यानी देशद्रोह का कानून नहीं लगाया जा सकता। देशद्रोह वाली जो धाराएं हैं वो लगाकर सरकार डिसेंट को नहीं रोक सकती। डिसेंट यानी कि आपको सरकार से प्रॉब्लम है तो आप बात अपनी बोलिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है आजकल की डिसेंट वाले लोगों पर, जिनको सरकार से प्रॉब्लम है, उन पर सीधा देशद्रोह के मुकदमे लग रहे हैं, सिडिशन का केस लग रहा है, तो आप सिडिशन चार्जेस उन पर नहीं लगा सकते। ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला था। तो बेसिकली कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूं कि दिशा रवि केस में जो अरेस्ट हुआ है ना, वहां पर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर में आता है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आर्टिकल 19 में मेंशन किए गए हैं उनके अधीन ही आता है, ऐसा मेरा कंक्लूजन है। हो सकता है कोर्ट्स का कंक्लूजन कुछ और हो, वैसे मैं श्योर हूं कि लगभग यही आने वाला है, लेकिन यही हमारे डेमोक्रेसी की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी बात है। वी कीप ऑन इवॉल्विंग। तो जब इवॉल्व होगा, फैसला आएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इफ इट इज अ लैंडमार्क जजमेंट। बाकी क्या क्या इंपॉर्टेंट केसेस थे सब मैंने आपको बताई दिए। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आंसर होगा आर्टिकल 19। और जाते जाते एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट शेयर करता हूं। दिशा रवि पर यह भी आरोप है कि शी वॉज पार्ट ऑफ दिस एक्सटिंक्शन रिबेलियन, है ना। ये एक्सटिंक्शन रिबेलियन एक अलग ही प्रकार का ग्रुप है जो अलग ही तरह के प्रोटेस्ट करता है। ये वैसे इतना रिलेवेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। अगर आप लोग बोलोगे तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा किसी दिन, लेकिन बस इसके बारे में पढ़ लेना अगर इंटरेस्ट हो तो, बाकी ये रेलेवेंट नहीं है। पर हाँ, शी वॉज एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप, ऐसा आरोप लगाया है पुलिस ने। और एक्सटिंक्शन रेबेलियन अलग ही तरह के प्रोटेस्ट करता है। इनका मानना है कि बिल्कुल एक्सटिंक्शन हो जाए उस तरह का हम कुछ रेबेलियन करेंगे। तो इनके फाउंडर्स की अलग ही सोच है, अलग ही विचार हैं। तो ऐसे भी ग्रुप्स दुनिया में हैं, ऐसे भी संगठन दुनिया में हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।